नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त है आपकी खबर, आपका फायदा का। कोरोना से हम सब डर रहे हैं, कोरोना से डरना जरूरी भी है। कोरोना से भारत में अब तक 1.5 लाख से ज्यादा मौत हो चुकी है, लेकिन इसी बीच देश में एक ऐसी बीमारी भी है जो दबे पांव हर घंटे 9 लोगों की जान ले रही है। और ये जानकारी आज सामने नहीं आई है, बल्कि सालों से भारतीय समाज में ये बीमारी एक जानलेवा जड़ की तरह पैर पसार चुकी है। ये जानलेवा बीमारी है टीबी, यानी ट्यूबरक्लोसिस की। आज आपकी खबर, आपका फायदा में हम टीबी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज वर्ल्ड टीबी डे है। तो आज हम जानेंगे देश में टीबी बेकाबू हो रही है क्या, या कुछ नियंत्रण में आई है। इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं, टीबी से बचना कैसे जरूरी है, कैसे बचा जा सकता है, और सबसे जरूरी बात यह कि इसके खिलाफ हम जंग आखिर कब जीतेंगे। आज इस मुद्दे पर चर्चा, खास मेहमान हमारे साथ, लेकिन पहले रिपोर्ट देख लीजिए। टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर मौत का डर दिखने लगता है। लोग टीबी को लाइलाज मानते हैं और एक बार ये बीमारी होने पर जिंदगी को खत्म समझने लगते हैं। भारत में टीबी कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा इसके आंकड़े देखकर ही लगाया जा सकता है। इंडिया टीबी रिपोर्ट 2020 के मुताबिक भारत टीबी की बीमारी के मामले में दुनिया में अव्वल है। रिपोर्ट बताती है कि 2019 में देश में 24 लाख से ज्यादा टीबी के नए मरीज पाए गए। वहीं 79,144 लोगों की टीबी से मौत हो गई। इस हिसाब से देखा जाए तो देश में हर घंटे टीबी के 275 नए मरीज मिल रहे हैं और 9 लोगों की मौत हुई। वहीं WHO के आंकड़ों की माने तो 2019 में दुनिया भर में 14 लाख लोगों की मौत का कारण टीबी की बीमारी रही। 2019 में दुनिया भर में 1 करोड़ से ज्यादा टीबी के नए मरीज मिले थे, जिनमें से करीब 24% मरीज भारत में थे। इसमें कोई शक नहीं कि टीबी बेहद संक्रामक बीमारी है, जो हवा में मौजूद बैक्टीरिया से दूषित ड्रॉपलेट के जरिए सांस लेने से फैलता है। लेकिन ये इलाज नहीं। अगर वक्त रहते इसकी पहचान कर इलाज शुरू हो जाए तो टीबी को हराया जा सकता है। लक्षणों की बात करें तो 3 हफ्ते या इससे अधिक समय तक खांसी रहना, सीने में दर्द महसूस होना, खांसने पर या खांसने के बाद बलगम में खून आना, बहुत अधिक थकान और कमजोरी महसूस होना, अचानक से वजन बहुत अधिक कम हो जाना, भूख न लगना, कपकपी महसूस होना, बुखार आना और रात में बहुत अधिक पसीना आना टीबी के सामान्य लक्षण हैं। यहाँ आपको एक बात और बता दें कि टीबी सिर्फ फेफड़े की बीमारी नहीं है। ये फेफड़ों के अलावा ब्रेन, यूट्रस, मुंह, लीवर, किडनी, गले यानी शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है। दूसरे लक्षणों की बात करें तो लिम्फ नोड्स में लगातार सूजन रहना, पेट में लगातार दर्द बने रहना, हड्डियों या हड्डियों के जोड़ में दर्द होना, भ्रम और कंफ्यूजन की स्थिति बनना, नियमित रूप से सिर में दर्द बने रहना और दौरे पड़ना शरीर के दूसरे अंगों में टीबी के सामान्य लक्षण हैं। टीबी के इलाज की बात करें तो उचित एंटीबायोटिक से टीबी का इलाज किया जा सकता है, लेकिन किसके लिए कौन सी दवा सही है और इलाज कितने समय तक चलेगा, ये मरीज की उम्र, सेहत और इन्फेक्शन शरीर के किस हिस्से में है, इस पर निर्भर करता है। फिलहाल भारत सरकार ने टीबी के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है और 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं कि सरकार टीबी की बीमारी के खात्मे के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज की चर्चा के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। परिचय आपका करा दें आज के हमारे मेहमानों से। हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिनव भनोट साहब, जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, मलिक रेडिक्स हेल्थ केयर के और टीबी रोग विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भनोट आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर शरद जोशी साहब, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं मैक्स हेल्थ केयर के। डॉक्टर जोशी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। डॉक्टर भनोट, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। देखिए, सिर्फ भारत में ही नहीं चिंता का सबब है टीबी। हालांकि जो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज है उसमें भारत की हिस्सेदारी काफी ज्यादा है टीबी को लेकर, लेकिन 2030 के जो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए हैं उसका एक बहुत बड़ा लक्ष्य हमने रखा है कि टीबी मुक्त दुनिया हो। लेकिन भारत ने एक कदम आगे 2025 में टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य रखा है। क्या पॉसिबल है सर मौजूदा रफ्तार से कि 2025 तक हम ये सपना पूरा कर पाएंगे अपना?
देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पहले इसको नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कहते थे, जिसको भारत सरकार ने अब नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम कर दिया है। और जो वक्त आपने बताया 5 साल और जल्दी करने का, एलिमिनेट 2025 तक करने का, हमको इसको एलिमिनेट, जैसे हमने पोलियो पे जीत हासिल की थी, वैसे भारत सरकार का इस पर जोरों से लगी हुई है कि हम 2025 तक टीबी को एलिमिनेट कर पाएँ। अब इसमें देखिए 2025 तक कोशिश पूरी है, भारत सरकार बहुत लगी हुई है करने की। जो दिक्कतें, जो हमारे को परेशानियां इसमें होती हैं, देखिए एक तो डायग्नोसिस जो टीबी की होती है उसको जल्दी करना पड़ता है। उसका इलाज, जैसे आपने बताया, एक बार टीबी पता लग जाए तो उसका इलाज कम से कम 6 से 9 महीने से लेके जो जिस जगह की टीबी होती है उस पर निर्भर करता है कि कब तक इलाज चलेगा। तो इलाज भी लंबा है। मरीज़ की पकड़ने की, टीबी की डायग्नोसिस करने के लिए हमें जल्द से जल्द करनी चाहिए, तब जाके ये सपना हमारा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को इसमें हाथ मिला के चलना पड़ेगा, तब इस देश से टीबी मुक्त होगी। क्योंकि भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम निक्षय करके निकाला था, जिसमें हर प्राइवेट सेटअप के डॉक्टर को हमें नोटिफाई करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जिसमें टीबी के केसेस चल रहे हैं। टीबी के केसेस अगर प्राइवेट सेटअप में आते हैं तो वो भी सरकार को बताना पड़ेगा। तो एक आंकड़े हमें पता चल जाएंगे कि टोटल बर्डन, जैसे आपने बताया, देश में, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा भारत का है। तो वो बर्डन हम तभी ठीक कर पाएंगे जब हमारे को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा और इस बीमारी के ऊपर जल्द से जल्द अपनी पकड़ पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है सर, स्ट्रैटेजी पे आगे भी हम बात करेंगे और हमारे जो गोल्स हैं। अब जरा बेसिक बातें, डॉक्टर जोशी, क्यों हो जाती है टीबी किसी को? देखिए, ट्यूबरकुलोसिस बॉडी के किसी भी ऑर्गन की हो, उसका पॉजिटिव या उसका कारण है बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, वो मेन पॉजिटिव है और उसी की वजह से ट्यूबरकुलोसिस होता है। ये बैक्टीरिया शरीर में सांस के साथ अंदर एंटर करता है, वहां से लिम्फ नोड में रहता है। 70 से 80% मरीजों में ये फेफड़े की टीबी करता है, पर बॉडी के किसी भी और ऑर्गन में ये बैक्टीरिया सेटल करके उस ऑर्गन को या उस अंग को अफेक्ट कर सकता है। सर, इस बैक्टीरिया का सोर्स क्या है सर? कहां से ये बैक्टीरिया, ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है या कहीं से इसका सोर्स भी है जहां से किसी को ये आ सकता है? ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। और बैक्टीरिया जो है वो पौराणिक काल से एग्जिस्टिंग है। ये क्षय रोग नाम से, राज्यक्षमा नाम से पहले भी हम जानते रहे हैं और अब भी ये बैक्टीरिया परसिस्ट कर रहा है। उसकी वजह ये है कि ये डोरमेंट फॉर्म में किसी भी इंसान के शरीर में छुपकर रह सकता है, और जब उस इंसान की बॉडी इम्यूनिटी या रोग से लड़ने की क्षमता कम होती है, तब ये बैक्टीरिया हावी होकर डिजीज कर देता है, बीमारी फैलाता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब ठीक उसी तरह सर जैसे कोरोना फैलता है सर, उसी तरह? बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह से। खांसी की वजह से जब पेशेंट, टीबी का मरीज जब खांसी करता है तो वो बैक्टीरिया हवा में स्प्रेड करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार कॉफ करने के बाद एक डार्क एनवायरनमेंट में, एक नॉर्मल रूम में जहां धूप नहीं आती है, वहां ये बैक्टीरिया 3 वीक्स तक सस्पेंडेड रह सकता है। ओके, तो यानी कि ये 3 हफ्तों तक सस्पेंडेड भी रह सकता है और उसके संपर्क में कोई आया तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। डॉक्टर भनोट, कैसे पता करें कि मुझे सामान्य सर्दी जुकाम या कोई दूसरी बीमारी नहीं है और टीबी ही है? देखिए, टीबी के लक्षण यूजुअली 2 हफ्ते की अगर ज़्यादा खांसी हो, किसी को बलगम में खून आता है, किसी का वज़न अनइंटेंशनल वेट लॉस, वो कम नहीं कर रहे पर उनका वज़न गिरता जा रहा है, उनकी भूख एकदम से कम हो चुकी है, रात को सोते हुए पसीने ज़्यादा आने लग गए, ठंड कपकपी लगने लग गई है, ये फेफड़े की टीबी की तरफ हमें बताता है कि इस पे मरीज़ को फेफड़े की टीबी हो सकते हैं। फिर आप एक्सरे करा के देखते हैं, बलगम की जांच भेजते हैं टीबी के लिए, तब जाके पकड़ आती है कि हाँ मरीज़ को टीबी है। ऐसे ही अगर किसी और ऑर्गन में, जैसे डॉक्टर जोशी ने भी बताया कि अगर किसी और ऑर्गन की प्रॉब्लम है, पेट की टीबी है तो पेट में दर्द होगा, जिस अंग की टीबी होती है तो उसके लक्षण उस हिसाब से बताए जाते हैं। 70-80% फेफड़े की टीबी कॉमन है और फेफड़े की टीबी ही वो टीबी है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकती है। तो ये कुछ लक्षण है जो हमको ध्यान करना चाहिए। अगर लंबी खांसी चल रही है तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास कांटेक्ट करें। ठीक है, तो अगर 2 हफ्ते से ज्यादा की खांसी है तो तुरंत आप जांच के लिए डॉक्टर्स के पास पहुंचे। डॉक्टर जोशी, इसकी जांच क्या बहुत महंगी है, बहुत कठिन है या आसानी से जांच हो सकती है? देखिए, 97 से जब RNTCP गवर्नमेंट ने अप्लाई किया है, तब से इसकी जांच हर गवर्नमेंट सेंटर पर फ्री में हो रही है।
और जो 70 से 80% जो टीबी फेफड़े की होती है, उसको डिटेक्ट करने के लिए बलगम की जांच करनी है, जो बहुत ही सिंपल है। इसमें कोई सुई नहीं लगानी, कोई सीटी स्कैन नहीं करना, किसी तरह के लार्ज एक्सपेंसेस या बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना, सिर्फ मरीज के बलगम की जांच होनी है, उसी से पता लग जाता है कि टीबी है फेफड़े की या नहीं है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो नहीं है। साथ ही साथ चेस्ट का एक्सरे करने से पता लगता है। हाँ, अगर फेफड़े की टीबी नहीं है, किसी और ऑर्गन की टीबी है, तो फिर हमें दूसरी तरह के टेस्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। यानी कि जो सबसे कॉमन है फेफड़े का टीबी, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कोई इंजेक्शन नहीं लगाना, कोई कट, कोई चीरा नहीं लगाना है, आपको बलगम देना है जांच के लिए, उसी से पता चल जाएगा। अच्छा डॉक्टर भनोट, अगर किसी को टीबी मान लिया डिटेक्ट हो भी गया, तो इलाज कितना हद तक पॉसिबल है, कितना कारगर इलाज है इसका? देखिए, इलाज तो बिल्कुल कारगर है इसका और बहुत अच्छा इलाज है। भारत सरकार जो इम्प्लीमेंट कर चुकी है, सर ने जैसे बताया 97 से इलाज भी फ्री है और टेस्टिंग भी फ्री है। तो अगर किसी को अगर फेफड़े की टीबी होती है तो, और टीबी भी देखिए बड़े प्रकार की होती है। एक नॉर्मल टीबी होती है जिसे हम ड्रग सेंसिटिव टीबी कहते हैं। तो ड्रग सेंसिटिव टीबी का ट्रीटमेंट 6 से 9 महीने की ओरल दवाइयाँ होती हैं जो गोली खानी होती है, जिससे डॉट्स के ट्रीटमेंट जिसका आपको पता होगा, तो उसी के हिसाब से इलाज चल जाता है। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का इलाज थोड़ा लंबा होता है और उसकी भी टेस्टिंग, जैसे भारत सरकार ने अब सीबी नाट जो बलगम में टेस्ट करते हैं सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो कि बिल्कुल मुफ्त है, तो इस टेस्टिंग से ये पता चल जाता है और कोई भी टीबी हो उसका इलाज भारत सरकार के पास अवेलेबल है। इसलिए इलाज में देरी नहीं करनी चाहिए। जितनी जल्द से जल्द टीबी पता चलती है उतनी जल्दी ही हमें इलाज शुरू कर देना चाहिए। डॉक्टर जोशी, WHO तो कहता है कि दुनिया के हर चौथे इंसान को कहीं ना कहीं टीबी की बैक्टीरिया की चपेट में वो आता है, लेकिन उसकी बॉडी के हिसाब से, रिस्पॉन्स के हिसाब से उसकी स्थिति गंभीर होती है। और एक और बात है कि मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, जो कि MDR टीबी जिसे कहा जाता है, वो सबसे खतरनाक है। तो क्या टीबी के अलग अलग रूप होते हैं, कुछ कम खतरनाक, कुछ ज्यादा? देखिए, जो आपके क्वेश्चन का पहला हिस्सा है वो है लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस, जिसमें एक बैक्टीरिया किसी इंसान के शरीर में एंटर कर गया है पर उसने बीमारी को डेवलप नहीं किया है। ठीक। तो जिस भी इंसान के शरीर में वो बैक्टीरिया गया है, उसकी बॉडी की इम्यूनिटी ने रोग से लड़ने की क्षमता ने या बॉडी डिफेंस ने उस बैक्टीरिया को कर्टेल कर लिया। और WHO के हिसाब से ऐसा हर चौथा आदमी है दुनिया में। यस। ठीक। और बाहर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस के लिए भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। अपने देश में अगर हम लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने लगेंगे तो आधी जनसंख्या हमारी लगभग ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट ले रही है। और जो खतरनाक टीबी होता है वो कौन से होते हैं सर? देखिए, ड्रग दो तरह से हम खतरनाक टीबी कहते हैं। जब टीबी ब्रेन का टीबी हो तो वो खतरनाक टीबी है। जब टीबी आपकी रीढ़ की हड्डी में, स्पाइनल कॉर्ड में आ जाए तो वो खतरनाक टीबी है। जब वो आंतों को अफेक्ट करने लगे तो, या मल्टी ऑर्गन को अफेक्ट कर दे, तो वो खतरनाक टीबी है। ड्रग सेंसिटिविटी पैटर्न के हिसाब से दो तरह की टीबी है, ड्रग सेंसिटिव और ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। और स्पेशली अगर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है तो वो अपने आप में बहुत सीरियस है। उसका ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन भी 1 से 2 साल का है, उसमें इंजेक्शंस भी 6 से 8 महीने लगते हैं और वो अपने आप में ट्रीट करना एक डिफिकल्ट सिनेरियो। ये जरूर है कि MDR टीबी या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी ये मैन मेड प्रॉब्लम है। जब किसी डॉक्टर ने या किसी पेशेंट ने अपना प्राइमरी टीबी का ट्रीटमेंट पूरा नहीं लिया है, तब जाकर के MDR टीबी का डेवलपमेंट हुआ। ये आपने बहुत सही बात बोली कि टीबी भले ही बैक्टीरिया से आ रहा है, लेकिन MDR टीबी जो है, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, ये मैन मेड है, ये आपकी लापरवाही से हो रहा है। और भारत में लगभग 1.5 लाख केसेस इसके पर ईयर आ रहे हैं। 1,42,000 हर साल लोग इसका शिकार हो रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपकी छोटी सी लापरवाही टीबी का मामला बिगाड़ सकती है। लोग कहते हैं ना कि टीबी बिगड़ गया, निमोनिया जैसे बिगड़ जाना, उसी तरह से टीबी बिगड़ जाना। तो ये टीबी बिगड़ता है आप और हमारी लापरवाही से। इसलिए जागरूक रहने की जरूरत है और जो सामान्य सी दवा जिसको डॉट्स का इलाज बोलते हैं, उसमें कोई लापरवाही नहीं बरतनी। बहुत ही आसानी से इसका इलाज मुमकिन है, पूरी तरह से इलाज मुमकिन है। डॉक्टर भनोट, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जैसे हमने देखा था कि कोरोना का एक एज ग्रुप है जो इसके लिए सेंसिटिव होता है। बताया जाता है कि बुजुर्ग और कोमॉर्बिडिटी वाले लोग हैं जो सेंसिटिव होते हैं कोरोना के लिए। उसी तरह से क्या टीबी का भी कोई सेंसिटिव एज ग्रुप है?
देखिए, टीबी छोटे बच्चे से लेके पैदाइश होने के बाद से, जिसको हम कंजेनिटल टीबी कहते हैं, जब कोख से बच्चा निकलता है, और बुज़ुर्ग से बुज़ुर्ग तक किसी को भी हो सकती है। जैसे सर ने बताया, जिसकी भी इम्यूनिटी कम होती है, जैसे HIV के पेशेंट्स, जैसे प्रेग्नेंट विमेन जिनको लिवर किडनी की बीमारी है, इन केसेस में टीबी पकड़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो टीबी की बीमारी बचपन से लेके बुज़ुर्ग तक किसी को भी हो सकती है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, उनकी प्रोपेंसिटी टीबी को पकड़ने की ज़्यादा हो जाती है। और इसमें मोर्टेलिटी कैसी है डॉक्टर जोशी? ट्यूबरकुलोसिस हमने बताया ट्रीटेबल डिजीज है। आप उसको क्योर कर सकते हैं, आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने अर्ली डायग्नोसिस किया है, अर्ली ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है और ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरकुलोसिस है, तो रिकवरी के चांसेस 90% से भी ऊपर है। ओके, तो रिकवरी के परसेंटेज 90% से भी ऊपर। डॉक्टर भनोट, क्या हमने देखा है, मैं स्टडी कर रहा था, तो कुछ इलाके खास तौर पर हैं जहां पर टीबी ज़्यादा हो जाती है। आबादी के हिसाब से हमने देखा कि यूपी में ज़्यादा है, लेकिन पर लाख कैपिटल के हिसाब से महाराष्ट्र इसमें आगे है। और मुंबई जैसा अग्रणी शहर, जो कि देश की बिजनेस कैपिटल भी है, वहां पर शहरों में सबसे ज़्यादा केसेस। तो ये जियोग्राफिक लिहाज से भी क्या टीबी का पैटर्न चेंज होता है? देखिए, ज्योग्राफिक से भी टीबी का है, प्लस ओवर क्राउडिंग भी एक बहुत बड़ा इशू होता है टीबी में। अगर किसी एरिया में, किसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग एक साथ रहते हैं और एक व्यक्ति को टीबी है, तो जैसे आप मानेंगे बॉम्बे में भी जैसे एरिया बहुत कम होता है, जहाँ पे एक ही छोटे रूम में भी 4-4, 5-5 व्यक्ति साथ रहते हैं, तो इसलिए ये जो नंबर है वहाँ के आंकड़े आपको ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। जैसे कोरोना के साथ हो रहा है, वैसे ही टीबी में भी यही होता है। अगर लोग ज़्यादा एक ही जगह इकट्ठे होते हैं तो उस जगह पे टीबी के ज़्यादा होते हैं। अदरवाइज़ ऐसा कोई प्रोपेंसिटी नहीं है कि इसी एरिया में टीबी ज़्यादा होगी और इसमें नहीं होगी। डॉक्टर जोशी, एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि टीवी पे कोरोना चल रहा है, अखबारों में कोरोना दिख रहा है, तो फिर कोरोना के प्रति जागरूकता का लेवल हमारा अलग होता है, उसके खिलाफ हमारा खौफ अलग तरीके से दिखता है। और सालों से हमारे बड़े बुजुर्गों से लेकर टीबी की बीमारी हमारे बीच में है, और जैसा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि ये एक शारीरिक बीमारी नहीं बल्कि एक सामाजिक बीमारी हो गई है, और इसके हम डरते नहीं फिर भी इससे। जो लोग ये सोचते हैं कि हमें टीबी नहीं होगा या हो भी गया तो क्या, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे सर? देखिए, ये जागरूकता बढ़ाने के लिए ही 1995 में WHO ने वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेट करना या कोमेमोरेट करना स्टार्ट किया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को इसके बारे में अवेयर किया जा सके। इसीलिए हम आज कोमेमोरेट करते हैं इस डे को, क्योंकि 1882 में इसी दिन टीबी के बैक्टीरिया को इन्वेंट किया था या डिस्कवर किया था साइंटिस्ट रॉबर्ट कॉक्स ने। तो ये अवेयरनेस बढ़ानी होगी, किसी को भी टीबी हो सकता है। हम जानते हैं डायबिटीज के पेशेंट हैं, ओल्ड एज पेशेंट हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट, डायलिसिस के पेशेंट्स, जो पेशेंट्स ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले हैं, उनमें से किसी को भी टीबी हो सकती है। बट टीबी अदरवाइज भी किसी को हो सकती है, जिसकी भी इम्यूनिटी कम होगी उसको टीबी फेयर अप हो सकता है। तो इग्नोर करना, लापरवाही बरतना कतई समझदारी नहीं है। जैसे शुरू में बिल्कुल कोविड भी एटीट्यूड होता, हमें कोविड नहीं हो सकता, घर से निकले नहीं कोविड नहीं हो सकता, हमने मास्क लगाया था, नाक कवर किया या नहीं किया, पर कोविड नहीं हो सकता। तो ये भ्रांति है, इस भ्रांति से बाहर निकलना होगा। चाहे कोविड हो, चाहे ट्यूबरकुलोसिस हो, ये इंसानों को ही हो रही है, तो आप अगर ह्यूमन बीइंग है तो इनमें से किसी भी बीमारी से आप अफेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल। फॉर्चुनेटली ये दोनों एरोसॉल इन्फेक्शंस हैं, तो अगर हम लोग खांसी करते समय टफ हाइजीन का ध्यान रखें, मुंह और नाक को कवर करके रखें, दुनिया में इधर उधर स्पिट ना करें, हर जगह बलगम को ना थूकते रहें, तो इन बीमारियों को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। ठीक है। ज्योग्राफिकल जो आपने सवाल पूछा था, ये ओवर क्राउडिंग से बढ़ता है। जी जी जी, और बात सही भी है। अगर आप जागरूक होंगे, सही टाइम पर डायग्नोस हो गया, तो 2000 से 2018 के बीच में, यानी कि 18 साल में 5 करोड़ 80 लाख लोगों की जान बचाई जा चुकी है पूरी दुनिया में, जो टीबी से हो सकता था, उनकी जिंदगी खतरे में होती। लेकिन डॉक्टर भनोट, बताया जाता है कि अभी संसाधनों की कमी है भारत समेत पूरी दुनिया में, और बता रहे हैं कि $3.3 बिलियन आपको हर साल चाहिए होंगे अगर आपको टीबी में इंटरवेंशन करके सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट के गोल्स को अचीव करना है।
तो क्या सरकारों के पास खासतौर से भारत में पर्याप्त पैसा है, पर्याप्त फंड है कि टीबी को हम हरा पाएं? देखिए, इसका भी मैं एक एग्जांपल दूंगा। ये जो हमारा नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है, इस पे भी 2019 में एक कमेटी बैठी थी जिसमें जो एलोकेटेड फंड था, भारत सरकार ने जो RNTCP या ट्यूबरकुलोसिस प्लान को देना था, उससे एलोकेशन फंड की काफ़ी 1500 करोड़ के फंड की एनुअली कम हुई थी। तो कमेटी ने यही उनसे दरख्वास्त की थी कि अगर हम टेस्टिंग नहीं करेंगे, अगर हमारे पास दवाइयों की कमी होंगी, तो हम टीबी को एलिमिनेट कैसे करेंगे। तो इस पे सारी गवर्नमेंट बॉडीज़ का, ऑर्गेनाइजेशंस का ये उत्तरदायित्व बनता है कि फंड्स प्रॉपर तरीके से फ्रॉम टॉप से लेके नीचे हेल्थ केयर सेंटर तक उसको एलोकेट किया जाए, ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर लेवल पे हमारे पास इतने साधन हो कि हम टेस्टिंग अच्छे तरीके से कर सकें और ट्रीटमेंट दवाई हम अच्छे तरीके से दे सकें, ताकि क्योंकि लंबी दवाई चलती है, 6 से 9 महीने के लिए देनी पड़ती है। तो अगर ड्यूरिंग द कोर्स कहीं पे दवाई की कमी पड़ जाती है तो पूरा ट्रीटमेंट फेल होने की कगार पे आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम रिसोर्सेज की कमी नहीं आनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिसोर्सेज की कमी ना आए। डॉक्टर जोशी, मास्क एक ऐसी चीज है, बताया जाता है कि आपको टीबी से भी बचाई जा सकती है अगर आपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लिया। तो क्या अपार्ट फ्रॉम कोरोना, नॉर्मल अगर लाइफ प्रैक्टिस में भी अगर हम मास्क, सैनिटाइजेशन, हाइजीन इसका ख्याल रखें तो टीबी दूर दूर तक नहीं भटकेगी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। लास्ट 11 मंथ्स में जिस तरह से लोगों ने मास्क पहनना शुरू किया है, सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ गई है और लोग कॉफ हाइजीन को फॉलो कर रहे हैं, लोगों ने इधर उधर थूकना बंद किया है, ये इन्फेक्शंस कुछ कम हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये अवेयरनेस लाना और इन हेल्थ प्रैक्टिसेस को रूटीन में लाने से काफी कुछ हद तक फायदा होगा। जैसे डॉक्टर भनोत ने कहा कि गवर्नमेंट लेवल से रिसोर्सेज की कमी नहीं आनी चाहिए, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर नागरिक के लिए और हर मरीज के लिए कि वो अपनी दवा प्रॉपरली ले, अपने कॉफ एटिकेट्स को बनाए रखे, मास्क को पहने रहे, इधर उधर थूक ना डाले, इधर उधर थूक ना करे। तो ये आपने सही कहा कि कोरोना काल में जो लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, आंकड़े भी बता रहे हैं सर, जनवरी से दिसंबर 2020 में 18 लाख केसेस आए टीबी के, जो कि 25% कम है 2019 में जो केस आए थे। तो यानी कि 25% केस तो सिर्फ आपके मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग से कवर हो गए। इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो एक बहुत बड़ी जीत हासिल इसमें हो सकती है। और याद रखिए हमारे तमाम दर्शक कि ये किसी को भी हो सकती है टीबी की बीमारी, और दुनिया में मौत के जो कारण है, टॉप 10 मौत के कारणों में एक टीबी भी है, और सिंगल इन्फेक्शियस एजेंट के मामले में तो ये सबसे आगे एक तरह से। तो इसका खतरा बहुत बड़ा है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, इलाज बहुत सिंपल है, और इसका नुस्खा या बोलें या इलाज या दवा बहुत सिंपल है, आपके हाथ में। एक अवेयरनेस की ज़रूरत है, तो इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर भनोट हमारे साथ वक्त देने के लिए। डॉक्टर जोशी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था आज का हमारा आपकी खबर आपका फ़ायदा। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।